साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी की बुक नंबर 2 के 8वें भाग का 10वां बयान। तो आइए साथियों, आनंद लेते हैं इस जादुई कहानी का। दूसरे दिन आधी रात जाते जाते भूतनाथ फिर उसी मकान में नागर के पास पहुंचा। इस समय नागर आराम से सोई न थी, बल्कि न मालूम किस धुन और फिक्र में मकान की पिछली तरफ नज़र बाग में टहल रही थी। भूतनाथ को देखते ही वह हंसती हुई पास आई और बोली, कहो, कुछ काम हुआ? भूतनाथ, काम तो बखूबी हो गया। उन दोनों से मुलाकात भी हुई और जो कुछ मैंने कहा दोनों ने मंजूर भी किया। कमलनी की चिट्ठी जब मैंने गोपाल सिंह के हाथ में दी तो वे पढ़कर बहुत खुश हुए और बोले, कमलनी ने जो कुछ लिखा है मैं उसे मंजूर करता हूँ। वह तुम पर विश्वास रखती है तो मैं भी रखूँगा और जो कुछ कहोगे वही करूँगा। नागर, बस तब काम बखूबी बन गया। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? भूतनाथ, अब वे दोनों आते ही होंगे। तुम टहलना बंद करो और कमरे में जाकर किवाड़ बंद करके सो रहो और सिपाहियों को भी हुक्म दे दो कि आज कोई सिपाही पहरा न दे, बल्कि सब आराम से सो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को इस बाग में देखें भी तो चुपके हो रहे हैं। नागर बहुत अच्छा कहकर अपने कमरे में चली गई और भूतनाथ के कहे मुताबिक सिपाहियों को हुक्म देकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर लेट रही। भूतनाथ उसी बाग में घूमता फिरता पिछली दीवार के पास, जहाँ एक चोर दरवाज़ा था, जा पहुँचा और उसी जगह बैठकर किसी के आने की राह देखने लगा। आधे घंटे तक सन्नाटा रहा। इसके बाद किसी ने दरवाजे पर 2 दफ़े हाथ से थपकी लगाई। भूतनाथ ने उठकर झट दरवाज़ा खोल दिया और 2 आदमी उस राह से आ पहुँचे। बंधे हुए इशारे के होने से मालूम हो गया कि ये दोनों राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह है। भूतनाथ उन दोनों को अपने साथ लिए हुए धीरे धीरे कदम रखता हुआ नज़र बाग के बीचों बीच आया, जहाँ एक छोटा सा फव्वारा था। गोपाल भूतनाथ से, कुछ मालूम है कि इस समय किस तरफ पहरा पड़ रहा है? भूतनाथ, कहीं भी पहरा नहीं पड़ता, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इस मकान में जितने आदमी रहते हैं सभी को मैंने बेहोशी की दवा दे दी है और सबके सब उठने के लिए मुर्दों से बाजी लगा कर पड़े हैं। गोपाल, तब तो हम लोग बड़ी लापरवाही से अपना काम कर सकते हैं। भूतनाथ, बेशक। गोपाल, अच्छा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, हाथ का इशारा करके। हम उस हम्माम की राह तहखाने में घुसना चाहते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि इस समय किशोरी और कामनी किस तहखाने में कैद है? भूतनाथ, हाँ ज़रूर मालूम है। किशोरी और कामनी दोनों एक ही साथ वायुमंडप में कैद है। गोपाल, तब तो हम्माम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, तुम ही आगे चलो। भूतनाथ आगे आगे रवाना हुआ और उसके पीछे राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह चलने लगे। तीनों आदमी उत्तर तरफ के दालान में पहुँचे, जिसके दोनों तरफ 2 कोठरियाँ थीं और इस समय दोनों कोठरियों का दरवाज़ा खुला हुआ था। तीनों आदमी दाहिने तरफ वाली कोठरी में घुसे और अंदर जाकर कोठरी का दरवाज़ा बंद कर लिया। बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और देखा कि सामने दीवार में एक अलमारी है, जिसका दरवाज़ा एक खटके पर खुला करता था। भूतनाथ उस दरवाजे को खोलना जानता था, इसलिए पहले उसी ने खटके पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुल जाने पर मालूम हुआ कि उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। तीनों आदमी उस सीढ़ी की राह से नीचे तहखाने में उतर गए और एक कोठरी में पहुँचे, जिसका दूसरा दरवाज़ा बंद था। भूतनाथ ने उस दरवाजे को भी खोला और तीनों आदमियों ने दूसरी कोठरी में पहुंचकर देखा कि एक चारपाई पर बेचारी किशोरी पड़ी हुई है। सिराने की तरफ कामनी बैठी धीरे धीरे उसका सिर दबा रही थी। कामनी का चेहरा जर्द और सुस्त था, मगर किशोरी तो वर्षों की बीमार जान पड़ती थी। जिस चारपाई पर वह पड़ी थी उसका बिछावन बहुत मैला था और उसी के पास एक दूसरी चारपाई बिछी हुई थी, जो शायद कामनी के लिए हो। कोठरी के एक कोने में पानी का घड़ा, लोटा, गिलास और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। किशोरी और कामनी देवी सिंह को बखूबी पहचानती थी, मगर भूतनाथ को केवल कामनी ही पहचानती थी। जब कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए कामनी उस तिलिस्मी खंडर में गई थी, तब उसने भूतनाथ को देखा था और ये भी जानती थी कि भूतनाथ को देखकर शेर सिंह डर गया था, मगर इसका सबब पूछने पर भी उसने कुछ न कहा था। इस समय वह फिर उसी भूतनाथ को यहाँ देखकर डर गई और जी में सोचने लगी
कि एक बला में तो फंसी ही थी, ये दूसरी बला कहाँ से आ पहुँची। मगर उसी के साथ देवी सिंह को देख उसे कुछ ढांढस हुई और किशोरी को तो पूरी उम्मीद हो गई कि ये लोग हमको छुड़ाने ही आए हैं। वह भूतनाथ और राजा गोपाल सिंह को पहचानती न थी, मगर सोच लिया कि शायद ये दोनों भी राजा वीरेंद्र सिंह के अय्यार होंगे। किशोरी यद्यपि बहुत ही कमज़ोर बल्कि अधमरी सी हो रही थी, मगर इस समय यह जानकर कि कुंवर इंद्रजीत सिंह के अय्यार हमें छुड़ाने आ गए हैं और अब शीघ्र ही इंद्रजीत सिंह से मुलाकात होगी, उसकी मुरझाई हुई आशा लता हरी हो गई और उसमें जान आ गई। इस समय किशोरी का सिर कुछ खुला हुआ था, जिसे उसने अपने हाथ से ढक लिया और देवी सिंह की तरफ देखकर बोली, किशोरी, मैं समझती हूँ आज ईश्वर को मुझ पर दया आई है, इसी से आप लोग मुझे यहाँ से छुड़ाकर ले जाने के लिए आए हैं। देवी, जी हाँ, हम लोग आपको छुड़ाने के लिए ही आए हैं, मगर आपकी दशा देखकर रुलाई आती है। हाय, क्या दुनिया में भलों और नेकों को यही इनाम मिला करता है। किशोरी, मैंने सुना था कि राजा साहब के दोनों लड़कों और अय्यारों को माया रानी ने कैद कर लिया है। देवी, जी हाँ, उन कैदी अय्यारों में मैं भी था, परंतु ईश्वर की कृपा से सब कोई छूट गए और अब हम लोग आपको और कामनी की तरफ इशारा करके इनको छुड़ाने आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत कुछ मुझसे पूछना चाहती है और मेरे पेट में भी बहुत सी बातें कहने योग्य भरी है, परंतु ये अमूल्य समय बातों में नष्ट करने योग्य नहीं है। इसलिए जो कुछ कहने सुनने की बातें हैं फिर होती रहेंगी। इस समय जहाँ तक जल्द हो सके यहाँ से निकल चलना ही उत्तम है। हाँ ठीक है, कहकर किशोरी उठ बैठी। उसमें चलने फिरने की ताकत न थी, परंतु इस समय की खुशी ने उसके खून में कुछ जोश पैदा कर दिया और वह इस लायक हो गई कि कामनी के मोढ़े पर हाथ रख के तहखाने से ऊपर आ सके और वहाँ से बाग की चारे दीवारी के बाहर जा सके। कामनी यद्यपि भूतनाथ को देखकर सहम गई थी, मगर देवी सिंह के भरोसे से उसने इस विषय में कुछ कहना उचित न जाना। दूसरे उसने ये सोच लिया कि इस कैद खाने से बढ़कर और कोई दुख की जगह न होगी, अतएव यहाँ से तो निकल चलना ही उत्तम है। किशोरी और कामनी को लिए हुए तीनों आदमी तहखाने से बाहर निकले। इस समय भी उस मकान में चारों तरफ तथा नज़र बाग में सन्नाटा ही था, इसलिए ये लोग बिना किसी रोक टोक उसी दरवाजे की राह यहाँ से बाहर निकल गए जिससे राजा गोपाल सिंह बाग के अंदर आए थे। थोड़ी दूर पर 3 घोड़े और एक रथ, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे, मौजूद था। रथ पर किशोरी और कामनी को सवार कराया गया और तीनों घोड़ों पर राजा गोपाल सिंह, देवी सिंह और भूतनाथ ने सवार होकर रथ को तेज़ी के साथ हाँकने के लिए कहा। बात की बात में ये लोग शहर के बाहर हो गए, बल्कि सुबह की सफ़ेदी निकलने से पहले ही लगभग 5 कोस दूर निकल जाने के बाद एक चौमुहानी पर रुककर विचार करने लगे कि अब रथ को किस तरफ से ले चलना है या रथ की हिफाजत किसके सुपुर्द करनी चाहिए। तो साथियों, अब ये यहाँ पर 10वां बयान पूरा होता है और अब शुरू होगा 11वां बयान। ऊपर के बयान में जो कुछ लिखाए हैं उस बात को कई दिन बीत गए। आज भूतनाथ को हम फिर माया रानी के पास बैठे हुए देखते हैं। रंग ढंग से जाना जाता है कि भूतनाथ की कार्रवाइयों से माया रानी बहुत ही प्रसन्न है और वह भूतनाथ को कद्र और इज्जत की निगाह से देखती है। इस समय माया रानी के सामने सिवाय भूतनाथ के कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं है। माया, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने मेरी जान बचा ली। भूतनाथ, गोपाल सिंह को धोखा देकर गिरफ्तार करने में मुझे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज 2 दिन से केवल पानी के सहारे मैं जान बचाए हूँ। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें कमलनी या राजा वीरेंद्र सिंह के पक्ष वाले किसी को मुझ पर शक हो। राजा गोपाल सिंह के साथ केवल देवी सिंह था, जिसको मैंने किसी ज़रूरी काम के लिए रोहतासगढ़ जाने की सलाह दे दी और उसके जाने के बाद गोपाल सिंह को बातों में उलझाकर दरोगा वाले मकान में ले जाकर कैद कर दिया। माया, तो उसे तुमने ख़त्म ही क्यों नहीं कर दिया? भूतनाथ, केवल तुम्हारे विश्वास के लिए उसे जीता रख छोड़ा है। माया हंसकर, केवल उसका सिर ही काट लाने से मुझे पूरा विश्वास हो जाता, पर जो हुआ सो हुआ, अब उसके मारने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। भूतनाथ, ठीक है, जहाँ तक हो अब इस काम में जल्दी करना ही उचित है, क्योंकि अब की दफ़े यदि वह छूट जाएगा तो मेरी बड़ी दुर्गति होगी। माया, नहीं नहीं, अब वह किसी तरह नहीं बच सकता। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और अपने हाथ से उसका सिर काट कर सदैव के लिए टंटा मिटाती हूँ। घंटे भर और ठहर जाओ, अच्छी तरह अंधेरा हो जाने पर ही यहाँ से चलना उचित होगा। बल्कि तब तक तुम भोजन भी कर लो, क्योंकि 2 दिन के भूखे हो। यह तो कहो कि किशोरी और कामनी को तुमने कहाँ छोड़ा? भूतनाथ,
किशोरी और कामनी को मैंने एक ऐसी खोह में रखाया हूँ जहाँ से सिवाय मेरे कोई दूसरा उन्हें निकाल ही नहीं सकता। बहुत दिनों से मैं स्वयं उस खोह में रहता हूँ और मेरे आदमी भी अभी तक वहाँ मौजूद है। अब केवल एक बात का खुटका मेरे जी में लगा हुआ है। माया, वह क्या? भूतनाथ, यदि कमलनी मुझसे पूछेगी कि किशोरी और कामनी को कहाँ रखा है तो मैं क्या जवाब दूंगा? यदि ये कहूँगा कि रोहतासगढ़ या तुम्हारे तालाब वाले मकान में रखाया हूँ तो बहुत जल्द झूठा बनूंगा और सब भंडा फूट जाएगा। माया, हाँ सो तो ठीक है, मगर तुम चालाक हो, इसके लिए भी कोई ना कोई बात ज़रूर सोच लोगे। भूतनाथ, खैर जो होगा देखा जाएगा। अब कहिए कि आपका काम मैंने कर दिया, अब इसका इनाम क्या मिलता है? आपका कौल है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। माया, हाँ हाँ, जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। जरा दरोगा वाले मकान में चलकर उसे मारकर निश्चिंत हो जाऊं तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूं। अच्छा ये तो कहो कि तुम चाहते क्या हो? भूतनाथ, दरोगा वाला मकान मुझे दे दीजिए और उसमें जो अजायब घर है उसकी ताली मेरे हवाले कर दीजिए। माया चौंक कर, उस अजायब घर का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? भूतनाथ, कमलनी की जुबानी मैंने सुना था कि वह भी तिलिस्मी ही है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। माया, ठीक है, मगर उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यदि मेरे दुश्मनों के हाथ लगे तो आफत ही हो जाए। भूतनाथ, मैं उस जगह को अपने लिए चाहता हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। मेरे रहते कोई दूसरा आदमी उस मकान से फ़ायदा नहीं उठा सकता। माया देर तक देखकर, खैर मैं दूंगी क्योंकि तुमने मुझ पर भारी एहसान किया है, मगर उस ताली को बड़ी हिफाजत से रखना। यद्यपि उसका पूरा पूरा हाल मुझे मालूम नहीं है, तथापि मैं समझती हूँ कि वह कोई अनूठी चीज़ है, क्योंकि गोपाल सिंह उसे बड़े यत्न से अपने पास रखता था। हाँ, अगर तुम अजायब घर की ताली मुझसे न लो तो मैं बहुत ज़्यादा दौलत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। भूतनाथ, आप तरद्दुद न कीजिए, उस चीज़ को आपका कोई दुश्मन मेरे कब्जे से नहीं ले जा सकता और आप देख लेंगी कि महीने भर के अंदर ही अंदर मैं आपके दुश्मनों का नाम निशान मिटा दूंगा और खुल्लम खुल्ला अपनी प्यारी स्त्री को लेकर उस मकान में रहकर आपकी बदौलत खुशी से ज़िंदगी बिताऊंगा। माया ऊंची सांस लेकर, अच्छा दूंगी। भूतनाथ, तो अब उसके देने में विलम्ब क्या है? माया, बस उस काम से निपट जाने की देर है। भूतनाथ, वहाँ भी केवल आपके चलने की ही देर है। माया, मैं कह चुकी हूँ कि तुम भोजन कर लो, तब तक अंधेरा भी हो जाता है। माया रानी ने घंटी बजाई, जिसकी आवाज़ सुनते ही कई लौंडियाँ दौड़ी हुई आई और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। माया रानी ने भूतनाथ के लिए भोजन का सामान ठीक करने को कहा और ये बहुत जल्द हो गया। भूतनाथ ने भोजन किया और अंधेरा होने पर माया रानी के साथ दरोगा वाले मकान में चलने के लिए तैयार हुआ। माया रानी ने धनपति को भी साथ लिया और तीनों आदमी चेहरे पर नकाब डाले घोड़ों पर सवार हो वहाँ से रवाना हुए तथा बात की बात में दरोगा वाले मकान के पास जा पहुँचे। पेड़ों के साथ घोड़ों को बांध तीनों आदमी उस मकान के अंदर चले। हम ऊपर लिखाए हैं कि माया रानी ने इस मकान की ताली भूतनाथ को दे दी थी और मकान का भेद भी उसे बता दिया था, इसलिए भूतनाथ सबके आगे हुआ और उसके पीछे धनपति और माया रानी जाने लगी। भूतनाथ उस मकान के दाहिनी तरफ वाले दालान में पहुंचा, जिसमें एक कोठरी बंद दरवाजे की थी, मगर ये नहीं जान पड़ता था कि यह दरवाज़ा क्यों कर खुलेगा या ताली लगाने की जगह कहाँ है। दरवाजे के पास पहुंचकर भूतनाथ ने बटुए में से एक ताली निकाली और दरवाजे के दाहिनी तरफ की दीवार में, जो लकड़ी की बनी हुई थी, पैर से धक्का देना शुरू किया। 4-5 ठोकर के बाद लकड़ी का एक छोटा सा तख्ता अलग हो गया और उसके अंदर हाथ जाने लायक सुराख दिखाई दिया। ताली लिए हुए उसी छेद के अंदर भूतनाथ ने हाथ डाला और किसी गुप्त ताले में ताली लगाई। कोठरी का दरवाज़ा तुरंत खुल गया और तीनों अंदर चले गए। भीतर जाकर वह दरवाज़ा पुनः बंद कर लिया, जिससे वह लकड़ी का टुकड़ा भी ज्यों का त्यों बराबर हो गया, जिसके अंदर हाथ डालकर भूतनाथ ने ताला खोला था। कोठरी के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए भूतनाथ ने अपने बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई। अब मालूम हुआ कि कोठरी के बीचों बीच में लोहे का एक गोल तख्ता जमीन में जड़ा हुआ है, जिस पर लगभग 4 या 5 आदमी खड़े हो सकते थे। उस तख्ते के बीचों बीच में 3 हाथ ऊंचा लोहे का एक खंभा था और उसके ऊपर एक चरखी लगी हुई थी। तीनों आदमी उस खंभे को थामकर खड़े हो गए और भूतनाथ ने दाहिने हाथ से चरखी को घुमाना शुरू किया। साथ ही घड़घड़ाहट की आवाज़ आई और खंभे के सहित वह लोहे का टुकड़ा जमीन के अंदर घुसने लगा, यहाँ तक कि लगभग 20 हाथ के नीचे जाकर ज़मीन में ठहर गया और तीनों आदमी उस पर से उतर पड़े। अब ये तीनों एक लंबी चौड़ी कोठरी के अंदर घुसे। कोठरी के पूरब की तरफ दीवार में एक सुरंग बनी हुई थी। पश्चिमी तरफ कुआं था
उत्तर की तरफ 4 संदूक पड़े हुए थे और दक्षिण की तरफ एक जंगलेदार कोठरी बनी हुई थी, जिसके अंदर एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था और पास ही जमीन खून से तरबतर हो रही थी। उसे देखते ही भूतनाथ चौंक करके बोला, भूतनाथ, ओफ, मालूम होता है कि इसने सिल पटक कर जान दे दी। माया रानी की तरफ देखकर, क्योंकि तुम्हारा सामना करना इसे मंजूर न था। माया, शायद ऐसा ही हो, आखिर मैं भी तो इसे मारने ही को आई थी। अच्छा हुआ इसने अपनी जान आप ही दे दी, मगर अब ये क्यों कर निश्चय हो कि यह अभी जीता है या मर गया। धनपति गौर से गोपाल सिंह को देखकर, सांस लेने की आहट नहीं मालूम होती। जहाँ तक मैं समझती हूँ इसमें अब दम नहीं है। भूतनाथ माया रानी से, आप इस जंगले में जाकर इसे अच्छी तरह देखिए, कहिए तो ताला खोलूँ। माया, नहीं नहीं, मुझे अब भी इसके पास जाते डर मालूम होता है, कहीं नकल न किए हो। गोपाल सिंह को अच्छी तरह देख के, वह तिलिस्मी खंजर इसके पास नहीं दिखाई देता। भूतनाथ, वह खंजर देवी सिंह ने 1 सप्ताह के लिए इससे मांग लिया था और इस समय उसी के पास है। माया, तब तो तुम बेखौफ इसके अंदर जा सकते हो। अगर जीता भी होगा तो कुछ न कर सकेगा, क्योंकि इसका हाथ खाली है और तुम्हारे पास तिलिस्मी खंजर है। भूतनाथ, बेशक मैं इसके पास जाने में नहीं डरता। उस जंगले के दरवाजे में एक ताला लगा हुआ था, जिसे भूतनाथ ने खोला और अंदर जाकर राजा गोपाल सिंह की लाश को सीधा किया। तब माया रानी की तरफ देख करके कहा, अब इसमें दम नहीं है, आप बेखौफ चली आएँ और इसे देखें। माया रानी धनपति का हाथ थामे हुए उस कोठरी के अंदर गई और अच्छी तरह गोपाल सिंह को देखा। सिर फट जाने और खून निकलने के साथ ही दम निकल जाने से गोपाल सिंह का चेहरा कुछ भयानक सा हो गया था। माया रानी को जब निश्चय हो गया कि इसमें दम नहीं है, तब वे बहुत खुश हुई और भूतनाथ की तरफ देखकर बोली, अब मैं इस दुनिया में निश्चिंत हुई, मगर इस लाश का भी नाम निशान मिटा देना ही उचित है। भूतनाथ, यह कौन बड़ी बात है, इसे ऊपर ले चलिए और जंगल में से लकड़ियाँ बटोर कर फूँक दीजिए। माया, नहीं नहीं, रात के वक्त जंगल में विशेष रोशनी होने से ताज्जुब नहीं कि किसी को शक हो या राजा बीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार ही इधर आ निकले और देख ले। भूतनाथ, खैर जाने दीजिए, इसकी भी एक सहज तरकीब बताता हूँ। माया, वह क्या। भूतनाथ, इसे ऊपर ले चलिए और टुकड़े टुकड़े कर नहर में डाल दीजिए, बात की बात में मछलियाँ खा जाएंगी। माया, हाँ ये राय बहुत ठीक है, अच्छा इसे ले चलो। भूतनाथ ने उस लाश को उठाकर उस लोहे के तख्ते पर रखा और तीनों आदमी खंभे को थाम कर खड़े हो गए। भूतनाथ ने उस चरखी को उल्टा घुमाना शुरू किया। बात की बात में वह तख्ता ऊपर की ज़मीन के साथ बराबर मिल गया। भूतनाथ ने अंदर से कोठरी का दरवाज़ा खोला और उस लाश को बाहर दालान में लाकर पटक दिया। इसके बाद उस कोठरी का दरवाज़ा जिस तरह पहले खोला था उसी तरह बंद कर दिया। माया रानी के इशारे से धनपति ने कमर से खंजर निकालकर लाश के टुकड़े किए और हड्डी और मांस नहर में डालने के बाद नहर से जल लेकर ज़मीन धो डाली। इसके बाद हर तरह से निश्चिंत हो अपने अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों आदमी तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुए और आधी रात जाने के पहले ही वहां पहुंचकर भूतनाथ ने कहा, बस लाइए, अब मेरा इनाम दे दीजिए। माया, हाँ हाँ लीजिए, इनाम देने के लिए मैं तैयार हूँ, मुस्कुराकर। लेकिन भूतनाथ, अगर इनाम में अजायब घर की ताली मैं तुम्हें न दूँ तो तुम क्या करोगे, क्योंकि मेरा काम तो हो ही चुका है। भूतनाथ, करेंगे क्या, बस अपनी जान दे देंगे। माया, अपनी जान दे दोगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा। भूतनाथ खिलखिलाकर हंसने के बाद, क्या तुम समझती हो कि मैं सहज ही में अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो मैं कमलनी के पास जाकर अपना कसूर साफ साफ कह दूंगा, इसके बाद तुम्हारे सब भेद खोल दूंगा जो तुमने मुझे बताए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी जान लेकर तब कमलनी के हाथ से मारा जाऊंगा। इस बाग का, दरोगा वाले मकान का और मनोरमा के मकान का रत्ती रत्ती भेद मुझे मालूम हो चुका है और तुम खुद समझ सकती हो कि मैं कहाँ तक उपद्रव मचा सकता हूँ। तुम ये भी नहीं सोचना कि इस समय इस बाग में रहने के कारण मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, क्योंकि वह। माया, बस बस, बहुत जोश में न आओ, मैं दिल्लगी के तौर पर इतना कह गई और तुम सच ही समझ गए। इस बात का पूरा पूरा विश्वास रखना कि माया रानी वादा पूरा करने से टलने वाली नहीं है और इनाम देने में भी किसी से कम नहीं है। बैठो, मैं अभी अजायब घर की ताली ला देती हूँ। भूतनाथ, लाइए और मुझे भी अपने कॉल का सच्चाई समझिए। ऐसे काम कर दिखाऊंगा कि खुश हो जाइएगा और ताज्जुब कीजिएगा। माया, देखो रंज न होना, मैं तुमसे एक बात और पूछती हूँ। भूतनाथ हंसकर, पूछिए पूछिए। माया, अगर मैं धोखा देकर कोई दूसरी चीज़ तुम्हें दे दूँ तो तुम कैसे समझोगे कि अजायब घर की ताली यही है। भूतनाथ को निरा मौलवी न समझ लेना। उस ताली को
जो किताब की सूरत में है और जिसे दोनों तरफ से भौरों ने घेरा हुआ है, भूतनाथ अच्छी तरह पहचानता है। माया, शाबाश, तुम बहुत ही होशियार और चालाक हो, किसी के फरेब में आने वाले नहीं। मालूम होता है कि इतनी जानकारी तुम्हें उसी कमबख्त कमलनी की बदौलत। भूतनाथ, जी हाँ, बेशक ऐसा ही है, मगर हाय, जिस कमलनी ने मेरी इतनी इज्जत की, मैं आपके लिए उसी के साथ दुश्मनी कर रहा हूँ, और सो भी केवल इसी अजायब घर की ताली के लिए। माया, अजायब घर की ताली तो तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें देती ही हूँ, इसके बाद इससे भी बढ़कर एक ऐसी चीज़ तुम्हें दूंगी जिसे देखकर तुम भी कहोगे कि माया रानी ने कुछ दिया। भूतनाथ, बेशक, मुझे आपसे बहुत कुछ उम्मीद है। भूतनाथ को उसी जगह बैठाकर माया रानी कहीं चली गई, मगर आधे घंटे के अंदर एक जलाऊ डिब्बा हाथ में लिए हुए आ पहुंची और वह डिब्बा भूतनाथ के सामने रख करके बोली, लीजिए, वह अनोखी चीज़ हाजिर है। भूतनाथ ने डिब्बा खोला। उसके अंदर गुटके की तरह एक छोटी सी पुस्तक थी, जिसे उलट पुलट कर भूतनाथ ने अच्छी तरह देखा और तब कहा, बेशक यही है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, जरा कमलनी से मिलकर खबर लूँ कि उधर क्या हो रहा है। भूतनाथ अजायब घर की ताली लेकर माया रानी से विदा हुआ और तिलिस्मी बाग के बाहर होकर खुशी खुशी उत्तर की तरफ चल निकला, मगर थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। पेड़ की आड़ में से दो आदमी निकलकर भूतनाथ के सामने आए और एक ने आगे बढ़ कर के पूछा, टेम गिन चाप? इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा, चेह। इतना सुनकर उस आदमी ने भूतनाथ को गले लगा लिया। इसके बाद तीनों आदमी एक साथ आगे की तरफ रवाना हुए। तो साथियों, यहाँ पर अब ये 11वां बयान पूरा होता है और 12वें बयान में और आगे की तिलिस्मी घटनाओं को देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।